हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम नीट की पर्पज से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि बायोलॉजी में 360 में 350 किस तरह से गेन कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप सभी को ये पता हो कि हमको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, हमारा स्ट्रेटजी किस तरह से रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमको बात करना है कि अगर बायोलॉजी में हम 360 में 350 अगर प्राप्त करना है या गेन करना है तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, वो ये कि हमारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको कम से कम 4 से 5 बार हमको क्या करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर 4 से 5 बार रिवाइज कर लिए, जो अंडरलाइन कर लिए मेन पॉइंट्स को, तो उससे हमारा एक कॉन्सेप्ट जो रहता है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो सिलेबस है बायो की, बहुत ज़्यादा उसमें वास्ट नहीं है, तो उसको 4 या 5 बार आराम से इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज किया जा सकता है। तो पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की जो बुक है उसको 4 से 5 बार रिवाइज करना है, ताकि हमको उसके जो डायग्राम्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, जो लेवल वगैरह है, ये उसके जो भी फैक्ट्स वगैरह है, ये अच्छे से याद हो जाए। अब स्टूडेंट हम इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये कर सकते हैं, अगर हमको कोई फैक्ट है जो बार बार भूल जा रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है किसी फैक्ट्स में, तो ऐसा फैक्ट जिसको हम भूल जा रहे हैं उसको क्या करिए, किसी भी एक नोटबुक में नोट कर लीजिए या किसी एक पेपर में क्या कर लीजिए, उसको नोट करके क्राफ्ट कर लीजिए और जो स्टडी टेबल है वहां पर उसको क्या कर दीजिए, पिन अप कर दीजिए, ताकि जब भी पढ़ें या जब भी हम बात कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको एक बार क्या कर लिए, रीड कर लिए, या फिर हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो उसका क्या करिए, एक पिक ले लीजिए, या फिर हम बात करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको कहीं पर भी जो भी टाइम मिले तो उसको एक बार रिवाइज कर ले। तो ऐसे में क्या है, जो कंफ्यूजिंग फैक्ट है या जिसको हम भूल जा रहे हैं वो हम अच्छे से याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छे मार्क्स लाना है या 350 मार्क्स लाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं इसमें, ये है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ साथ हमको इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं, वो है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो हमको करने ही है, हमको बात पता है जो नीट का एग्जाम है वो इतना इजी एग्जाम नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, हमको 1 साल तो इसमें देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्क किस तरह से करेंगे, तो हम पहले ये क्या करेंगे, ऐसे टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको पहले प्रिपेयर करना है, और ऐसे टॉपिक जिसमें क्या है कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या कम क्वेश्चन आते हैं उसको हमको बाद में देखना है। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, बायोलॉजी स्टूडेंट को पता है कि एनिमल किंगडम कितना वास्ट है, लेकिन उससे क्वेश्चन आता है 3 या 4। इसी के जस्ट अपोजिट में हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स का टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन उससे क्वेश्चन आता है 5 से 6 या कभी कभी 6 से 10 तक की क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह के इतने सारे क्वेश्चन है, तो हमको ये पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमको ये प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि हमारा टॉपिक कौन सा पहले प्रिपेयर करना है और कौन सा बाद में करना है। दूसरी चीज़ है स्मार्ट वर्क में हमको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है। ऐसा टॉपिक जो हमसे नहीं बन पाता है या जिसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं या जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो हमको पहले उन टॉपिक या चैप्टर को सेलेक्ट करना है और पहले प्रिपरेशन हमको उसी की करनी है। ठीक है। ऐसे टॉपिक जिसमें हम वीक हैं उस टॉपिक को पहले प्रिपेयर करिएगा, और उसके बाद जो टॉपिक हमको पहले से कुछ आते हैं या जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको लास्ट में करने हैं, ताकि हम क्या कर रहे हैं, सारे टॉपिक हम एक साथ मैनेज कर सके और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं, ये तो था सेकेंड, हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क में। थर्ड हम बात करते हैं वो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात करते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस जो रहता है सबको पता है ये 80 to 85 मार्क्स जो रहता है इसको कवर करता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर के सिलेबस में रहते हैं या आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है स्टूडेंट। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, इसी में ही हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है या एक्स्ट्रा जो प्रिपरेशन है इसकी करने की आवश्यकता है। जैसे पहले हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, हार्मोनल और न्यूरल, ये हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी का। दूसरा हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी, तीसरा जेनेटिक्स, चौथा आ जाएगा इवोल्यूशन, पांचवा माइक्रोब्स और छठवां हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी।
ये कुछ 5 से 6 टॉपिक हैं जिससे पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ क्वेश्चन जो रहता है आउट ऑफ एनसीईआरटी या इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने की। अब हम बात कर रहे हैं इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को किस तरह से प्रिपरेशन करना है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है कि जैसे एनसीईआरटी हमारा प्रिपरेशन हो गया, 4 या 5 राउंड हम उसको रिवाइज कर लिए, तब यहाँ पर एक कोई भी रेफरेंस के तौर पर जैसे मैं बात करूंगा अगर बेस्ट मॉड्यूल के तो एलेन है, इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं आकाश इंस्टीट्यूट की। तो ये इसका अगर मॉड्यूल मिल रहा है एलेन या फिर आकाश का, तो वहां से मॉड्यूल लेकर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की प्रिपरेशन जब 4 या 5 राउंड कर लोगे या रिवाइज कर लोगे, तब इसके बाद हमको रेफरेंस के तौर पर वो भी सिलेक्टेड टॉपिक जिसका मैं जो नाम ले रहा हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया जिसमें कंप्लीट जो ह्यूमन से रिलेटेड है, दूसरा हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी और माइक्रोब्स वाले हो गया, और बायोटेक्नोलॉजी। फूड प्रोडक्शन में हाइब्रिड वेराइटी याद रखने के लिए भी इसको ले सकते हैं। तो ये इस पॉइंट्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस के तौर पर इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रेफरेंस के तौर पर इसमें मॉड्यूल में हमको कौन से पॉइंट्स पे स्पेशली फोकस करने। तो जैसे हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं नीट में, जनरली वो क्रॉस से रिलेटेड रहता है, जिसमें हम डेविएशन ऑफ मेंडेलिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, कोलैबोरेटरी जीन रेशियो हो गया, मल्टीपल जीन्स हो गया। ये इससे रिलेटेड क्या है, जनरली कुछ क्वेश्चन जो रहता है ये एनसीईआरटी से बाहर का या थोड़ा सा एडवांस लेवल का रहता है, या कभी कभी उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है। तो इसकी प्रैक्टिस हमको क्या करना है, ज़्यादा करना है मॉड्यूल्स की हेल्प से। और दूसरा हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन में भी ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स ऐसा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, तो उन सारे पॉइंट्स को नहीं देखने हैं। इसमें कुछ स्पेशल जैसे बॉटलनेक इफेक्ट्स वगैरह हो गया, स्पेसिएशंस वगैरह हो गया, या हम जो बात कर रहे हैं डार्विन फिंचेस वगैरह, इसके इन पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें बात कर रहा हूँ डार्क इवोल्यूशन वगैरह, ये सारे पॉइंट्स हमको नहीं देखने हैं, इससे रिलेटेड जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें जो हमको जो देखना है वो इकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इकोलॉजी हमको लगता है बहुत इजी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ये सही है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। बट इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कंफ्यूजिंग वाला रहता है, वो ईयर से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं जितने भी एक्ट्स हैं उस एक्ट को याद रखना है, कौन से सन में वो क्या है पारित हुई है, या उसका प्रस्ताव किस सन में ईयर में उसको दिया गया है, इससे रिलेटेड याद रखना है। दूसरा जितने भी पार्क्स हैं जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इसकी प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। और जो भी नेशनल कंजर्वेशन एक्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं टाइगर का से रिलेटेड हो गया, एलिफेंट से रिलेटेड हो गया, जो भी जो मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह से, ये सारे हम बात कर रहे हैं। गंगा एक्ट जो आता है रिवर की, नमो गंगे वगैरह, ये इस तरह की जो इवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट्स इकोलॉजी से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह से, जैसे हम बात कर रहे हैं जो टॉपिक्स की वो माइक्रोब्स का है। माइक्रोब्स में अगर हम बात करते हैं जो स्पेशली जो क्या है फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये इनसे रिलेटेड, जैसे हम बात कर रहे हैं कर्ड वगैरह का हो गया, दही वगैरह की जो बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें एंटीबायोटिक्स जो वगैरह हो गया, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी मेडिसिनल पर्पस में यूज होने वाले, तो इस तरह के इनके जो रिलेटेड है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमको एनसीईआरटी से जो एक्स्ट्रा यूज करने इसके लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो फोर्थ पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि ऐसे टॉपिक या पेपर जो इजी है उसको पहले सॉल्व करें, और जो ऐसे पोर्शन है जो टाइम टेकन है जिसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, ऐसे जो है टाइम टेकिंग जो चैप्टर है उसको हमको जनरली क्या करना चाहिए, लास्ट में सॉल्व करना चाहिए। तो बायोलॉजी स्टूडेंट को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सा टॉपिक जो है वो इजी है और कौन सा टॉपिक जो है थोड़ा सा टफ होता है। जनरली हम बात करते हैं बायोलॉजी हमारा स्ट्रांग चैप्टर होता है या स्ट्रांग पॉइंट होते हैं, तो इसमें हमको बायोलॉजी पहले सॉल्व करना है। और इसके एडवांटेज भी है, अगर बायोलॉजी हम जल्दी सॉल्व करते हैं तो हम उसमें टाइम बचा सकते हैं। जैसे 3 सब्जेक्ट को अगर लेके चल रहे हैं, बायोलॉजी हम एक सब्जेक्ट में मान रहे हैं बॉटनी जूलॉजी को, और फिजिक्स दूसरा और केमिस्ट्री तीसरा, ये इस तरह से। तो हमको पता है बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन आने हैं, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स से 45 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं।
तो 90 क्वेश्चन अगर हम 40 या 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से हम 10 से 15 मिनट बचा सकते हैं। अगर यहाँ मिनट नहीं बच रहे हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कम टाइम लगेगा बाकी सब्जेक्ट में और इससे ज़्यादा टाइम लगने वाले। तो ये हमको एक आइडिया लग जाता है कि हमारा स्पीड स्लो जा रहा है या फास्ट जा रहा है, इसलिए हमको पहले बायो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और कोशिश करना है 40 से 45 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ताकि 10 से 15 मिनट हम इसमें बचा सकें। इसके बाद हमको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है और लास्ट में कोशिश करो फिजिक्स अटेम्प्ट करना। हम ये बोल रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना कि बायोलॉजी, पर ये एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, हमको टाइम बचाना है बायोलॉजी से 10 से 15 मिनट, जो कि हमको दूसरे सब्जेक्ट में काम आने वाला है, यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो एक्सपेक्टिंग मार्क्स है या टारगेट है वो कितना होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, जो हमको नीट में टारगेट लेकर चलना है वो 650 के प्लस लेकर चलना है या 650 के आसपास, इतना हमको टारगेट बनाना है। अब हमको पता है 650 अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसमें 10 से 15 या मान के चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 मार्क्स अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारा मार्क्स जो है वो मान के चलते हैं 620 आ रहा है, 620 आ रहा है। तो स्टूडेंट सबको पता है 620 मार्क्स भी कोई बुरी मार्क्स नहीं है, बहुत अच्छी है। इससे भी आराम से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स की जो मनी है वो भी सेव कर सकते हैं, जो फॉरेन या प्राइवेट कॉलेज जो है इसकी जो टेंशन से भी बच सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे टारगेट लेकर चलें और उसके लिए हमको सीरियस रहना पड़ेगा ताकि हम उसको अचीव कर सके, उसको प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको नीट से रिलेटेड याद रखना है, कौन से टॉपिक का प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से रेफरेंस बुक लेना है, कौन से टॉपिक में एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से अपने मार्क्स को 620 लाएं, या फिर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जो 360 है उसमें आराम से 350 ला सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे मेन चीजें होते हैं कॉन्सेप्ट, अगर वो हमको आती है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं आती है तो हम इसमें कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बोलना चाहूँगा, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान के चलते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बायोलॉजी के जो नहीं बने और उसको बाद में बनाने के लिए हम बनाएंगे ऐसा छोड़ दिए, तो मैं यही बोलूँगा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए फिर से क्वेश्चन पेपर को पलटने नहीं है। एक बार अगर क्वेश्चन क्रॉस कर लिए हैं तो उस क्वेश्चन को लास्ट में जब तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तब तक वापस नहीं आना है। पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जब हो गया, अब अगर लग रहा है 10 से 15 मिनट बचा हुआ है टाइम, तब करें। बीच में जैसे बायोलॉजी एक बार कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद हम फिर से उसको रिवाइज करें, कौन से क्वेश्चन छूटे हैं उसको देख लें। ऐसे करने से केवल और केवल जो टाइम तुम 10 या 15 मिनट बचाने की बात कर रहे हैं वो टाइम तुम केवल वेस्ट करोगे। इसलिए बेटर होगा कि पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, अब अगर टाइम बचा है तब फिर उसका यूज करें। अदरवाइज बेटर होगा कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वर्ड, हो सकता है उसमें कंफ्यूजन हो या वो सही या गलत दोनों 50-50 हो चांस है, लेकिन हो सकता है आगे फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन मिले जो हम 100% श्योर हैं या जो हमसे वो क्वेश्चन बन नहीं जाए। तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसे बार जो पीछे की क्वेश्चन है जो छूट गए उसको देखने की बजाय पहले कंप्लीट करो, जब हो जाए तब फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि प्रिपरेशन जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उसमें स्मार्टनेस होनी चाहिए। हार्ड वर्क सभी करते हैं पर हम में कुछ यूनिक होनी चाहिए, तब हम अपने क्या करते हैं एम को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी जो रैंक है कोई और ले जाएगा और हम वही के वही रह जाएंगे। तो हम अपनी एम जो है या अपना रैंक जो है वो बनाने के लिए इस पॉइंट्स को ध्यान से या अच्छे से इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन पेपर में बहुत कूल रहिएगा। जब एग्जाम हॉल में जब जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर देख के पैनिक नहीं होना है। हो सकता है एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, 2 क्वेश्चन आगे बहुत इजी क्वेश्चन हो, तो बहुत कूल रहिएगा, रिलैक्स होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, आराम से मार्क्स अच्छे आएंगे, 620 आएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, और प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करते रहिएगा। स्ट्रेटजी अपना जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।